बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ग्रेटर नेपाल की सीरीज के तहत इस बार सिंगोली संधि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं इस बारे में आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सिंगोली की संधि, जिसे सुगोली, सगोली, सुगोली और शेखक्युली भी कहा जाता है, वह संधि जिसके तहत नेपाल की सीमा रेखा तय की गई थी। एक सामान्य समझौते के लिए बातचीत के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था और दिसंबर 1815 में बिहार के सगौली में यह संधि की गई थी। नेपाल सरकार ने शुरू में कुछ शर्तों पर इसका विरोध किया और वह अड़ गई थी, लेकिन आखिरकार मार्च 1816 को ऑक्टरलोनी ने जब काठमांडू से मात्र 30 मील की दूरी पर मकवानपुर घाटी पर कब्जा कर दिया तो नेपाल की राजशाही संधि के लिए सहमत हो गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के गोरखा क्षेत्र के राजा पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल के एकीकरण का जो अभियान शुरू हुआ था, उसके तहत उनके वंशजों ने भी यही काम आगे बढ़ाया। नेपाल ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में गंडकी और कर्णाली की घाटियों और फिर कुमाऊं और गढ़वाल और यहाँ तक कि हिमाचल के सतलज तक विजय प्राप्त करती थी। इससे उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। इसके बाद 1814 से 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध के कई अभियानों की एक श्रृंखला हुई, यानी अंग्रेजों और नेपालियों के बीच कई जगह युद्ध हुए थे। 1815 में ब्रिटिश जनरल ऑक्टरलोनी ने काली नदी के पार गढ़वाल और कुमाऊं से नेपालियों को बेदखल कर दिया था। इसी तरह पूर्व में चाहे सिक्किम हो चाहे पश्चिम में हिमाचल, वहां से भी नेपाली युद्ध हार गए थे। बाद में बमसा एवं अंग्रेजों के मध्य एक संधि पत्र पर 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा ने हस्ताक्षर किए थे। ये अमर सिंह थापा वही जनरल थे जिनके नेतृत्व में पश्चिम में ये युद्ध अभियान चला था और वे सफल भी हुए थे, किंतु नेपाल पहुंचते ही उन्होंने बमसा की संधि को मानने से इनकार कर दिया। बनारस से नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र को काठमांडू बुलाया गया। 2 दिसंबर 1815 को सिंगोली नामक स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ और नेपाल नरेश शाह बहादुर शमशेर जंग के प्रतिनिधि गजराज मिश्र एवं चंद्रशेखर उपाध्याय के मध्य एक संधि का मसौदा हस्ताक्षरित हुआ। इसके अनुसार तराई क्षेत्र और काली नदी के पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजी को सौंप दिए जाने के साथ ही नेपाल में ब्रिटिश रेजिमेंट रखने पर भी सहमति हो गई। नेपाल में गुटबंदी शुरू हो गई थी और थापा दल ने गजराज मिश्र की जो ये तय की थी संधि, उनकी शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया था। और थापा दल इसके बजाय युद्ध के पक्ष में था और अतः पुनः संघर्ष की तैयारी शुरू हो गई थी। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना आक्रमण के लिए अंग्रेजों ने भेजी। इसके साथ ही कर्नल निकोलस को डोटी, पाल्या एवं पलवल पर आक्रमण का आदेश हुआ। 10 फरवरी 1816 ईस्वी को ऑक्टरलोनी ने अपनी सेनाएं चौरिया घाट दर्रे से नेपाल घाटी की ओर बढ़ाई एवं काठमांडू से 20-30 किलोमीटर दूर ही मकवानपुर के पास जाकर खड़ी कर दी। फरवरी 1816 को वहां पर अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गोरखों की हार हुई थी। जब हार की सूचना काठमांडू पहुंची तो पहले की जो संधि थी उसकी यथावत पुष्टि कर दी गई। अतः 4 मार्च 1816 को हुई इस संधि को इतिहास में सिंगोली की संधि से के नाम से जाना जाते हैं। इस तरह सिंगोली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जो 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के बाद 1815-16 में की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए, जबकि 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन कर दिया गया। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र और उनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय तथा कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त करने और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में
किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार भी खो दिया था। इससे पहले फ्रांसीसी कमांडरों को नेपाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया जाता था। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया था, जिसमें नेपाल के राजा और उनके वंशजों ने 25 साल के दौरान इसको जीता था। पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल तथा आज के हिमाचल का हिस्सा और दक्षिण में तराई का काफ़ी क्षेत्र शामिल था, जिसे ब्रिटिश भारत को लौटा दिया गया। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया था और 1860 में तराई भूमि का एक हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता करने के एवज में पुनः लौटाया गया था। इस संधि के तहत नेपाल के मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाल से भारत के अधिकार में चला गया और इस क्षेत्र को नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है, जिसे इस पूरा क्षेत्र को जो तराई वाला क्षेत्र है इसको अब मधेश भी कहा जाता है। अंततः इस सिंगोली संधि ने अंग्रेजों और गोरखों के मध्य एक स्थायी शांति व्यवस्था कर दी थी। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को ब्रिटिश के नियंत्रण में ला दिया गया था, यानी उत्तराखंड और हिमाचल अंग्रेजों के शासन में चले गए थे, जबकि टिहरी रियासत एक को गढ़वाल को बांटकर 2 हिस्सों में कर दिया था। एक ब्रिटिश गढ़वाल जो अंग्रेजों के हिस्से में चले गया और दूसरे पे टिहरी रियासत काम करने लग गई थी। सिंगोली संधि से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। तिब्बत एवं मध्य एशिया से व्यापारिक लाभ भी इनको हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजों को गोरखों के रूप में एक ईमानदार, बहादुर और स्वामी पर मर मिटने वाले सैनिक भी मिल गए थे, जिन्होंने आने भविष्य में अपनी शौर्य एवं वीरता की मिसाल कायम कर दी थी और अंग्रेजों के शासन को बढ़ाने में उन्होंने सहयोग किया था। बाद में वे स्वतंत्र भारत के लिए भी यही काम करते रहे और गोरखों को एक मार्शल कौम के रूप में भी स्थापित करने का अवसर मिला था। अंग्रेजों ने इस संधि के तहत एक तो नेपाल की जो प्रभावशाली सेना थी उसको नियंत्रित कर दिया था। इसके अलावा नेपाली दरबार में पर्यवेक्षक के तौर पर अपना प्रतिनिधि वहाँ कायम कर दिया था। इसके अलावा तिब्बत के साथ उनका जो व्यापारिक मार्ग था उसका भी उपयोग करने लगे थे। इसके साथ ही उनको बहादुर और कर्मठ गोरखा के तौर पर सैनिक भी मिलने लग गए थे। यानी सिंगोली संधि ऐसी थी जो युद्ध के बाद जो जीते हारे उसका एक फैसला था और जैसा कि हर युद्ध में होता है, जो हार जाता है उसको अपना कुछ क्षेत्र तो देना ही होता है या और भी जो शर्तें होती है वो पूरी करनी होती है और यही इस संधि में हुआ था। इसमें अंग्रेज और गोरखा युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे और उनकी शर्त के तहत ही नेपाली राजशाही ने उन शर्तों को माना था। तो यह थी सिंगोली संधि। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और नेपाल के जो कुछ लोग, सभी नहीं, जो कुछ लोग ग्रेटर नेपाल की बात करते रहते हैं उनको इस संधि को याद रखना चाहिए। नेपाल में एक पक्ष ये दलील देता है कि यह जो संधि हुई थी यह अंग्रेजों के और नेपाल की राजशाही के बीच हुई थी, जबकि अब भारत और स्वतंत्र है, गणतंत्र देश है और नेपाल भी गणतंत्र देश है। इनके बीच यह संधि नहीं होनी चाहिए, जबकि नई संधि होनी चाहिए। तो उनको यह भी याद रखना चाहिए कि 1950 की जो संधि हुई थी वो इसी के आधार पर आगे बढ़ी थी और देशों में, किसी भी देश में भले ही सरकारें बदल जाए लेकिन जो पहले की जो संधियाँ होती है या बातचीत होती है वो कायम रहती हैं। यह चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। इससे बेवजह के विवाद नेपाल के लोगों को नहीं उठाने चाहिए। जबकि जो साफ मैं पहली वीडियो में कह चुका हूं कि जो भारत की नई संसद में भवन में जो एक मानचित्र लगा है वह अशोककालीन भारत का नक्शा है। यह भारत के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं। यह कोई अखंड भारत नहीं है और मेरी बात जहाँ तक है तो मैं अखंड भारत के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अखंड भारत में हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे लोग नहीं चाहिए, देश नहीं चाहिए जहाँ जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं। उन लोगों को इस भारत में अब कोई जगह नहीं है। इसे अखंड भारत हमें नहीं चाहिए। जो भारत हमारा है यही हमें चाहिए और इतना ही भरम हमें चाहिए जो हमेशा बना रहे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।